नमस्कार जी, धन्यवाद। बड़े हैरत की बात है कि हमने जो बचपन में विवेकानंद, गांधी और बुद्ध और इन महापुरुषों की जो कथाएं पढ़ी थी और उन्होंने जो मूल्य स्थापित किए थे समाज में, उन सबको आज दरकिनार किया जा रहा है। और अब रहने की बात भी होने लगी है हिंदुस्तान में कि उसको ही रहना होगा जो वंदे मातरम कहेगा। तो ये स्थिति आ गई है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा खतरा आज हमारे देश में है कि ऐसे लोगों को अभिव्यक्त की आज़ादी है, लेकिन प्रतिरोध करने वालों को सज़ा और राष्ट्रद्रोह के अपराध में बंद किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा सवाल है हमारे सामने। साहित्य है जो हमेशा ऐसे लोगों की ही आवाज़ बुलंद करता है जो दलित और शोषित होते हैं। अभी इससे पहले जो प्रतिरोध की ताकतें हैं, जो प्रतिरोध को दमन करती हैं साम्राज्यवादी ताकतें, उन्होंने एक नारा उछाला कि विचारधारा का अंत हो गया। वो हमेशा विचारधाराओं से डरती रही है, चाहे कितना बड़ा भी मुल्क हो और कितनी बड़ी भी सत्ता हो। लेकिन इसके प्रतिरोध की जो ताकतें हैं, संख्या में भले ही कम हों, लेकिन वो अपने इरादे हमेशा बुलंद रखती हैं। हिटलर के समय भी हिटलर ने जो खूनी उत्सव मनाए, तो वहाँ के लेखकों, कलाकारों ने उसके खिलाफ अभियान चलाया और देश से निर्वासित होने के बाद भी उस झंडे को बुलंद रखा और अंततः वहाँ की जनता की विजय हुई। तो वो प्रतिरोध का परचम हिंदुस्तान में भी उठाए हुए हैं लोग, भले ही संख्या कम है, आवाज़ कम है। साहित्य है जो किसी देश को नियंत्रित नहीं करता, न संचालित करता है। हाँ, ये है कि गरीब गुरबों की आवाज़ों को और उनके बेहतर जीवन के लिए एक प्रेरणा देता है कि वो किस ढंग से बेहतर रहें। मुंशी प्रेमचंद ने ये कहा था कि साहित्यकार या लेखक मशाल लिए जनता से आगे आगे चलता है और प्रतिरोध की चेतना विकसित करता है। और उस प्रतिरोध की चेतना विकसित करने में प्रेमचंद को खामियाजा भी भुगतना पड़ा। उनकी सोजे वतन जब्त कर ली गई और भी परेशानियां हुई। धूमिल को बहुत परेशान किया गया। उन्होंने सत्ता के खिलाफ काफ़ी लिखा और धुआंधार लिखा और धारदार लिखा। उनके ट्रांसफ़र होते रहे। तो ये दौर हमेशा चलता रहा है। लेकिन मेरा मानना ये है कि आज जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मानक इतना है, तो ये आज यहाँ तक पहुँच गया है, हमारे गले तक। इस पर्दे के पीछे आखिर कौन सी शक्तियाँ हैं जो यहाँ तक पहुँच गया है और हमारा गले को भींच रही हैं। आप देखिए, आवाज़ उठाने वालों को मर्डर तक किया जा रहा है। पंसारे और आपके गौरी लंकेश, ऐसे लोगों को हत्याएं कर दी गई हैं। पत्रकारों को और सोशल एक्टिविस्टों को जेल में डाल दिया गया है। अचानक घरों से उठा लिया जाता है। और साहित्य कर्मियों को भी, पत्रकारों को भी, तमिल लेखकों को भी, पूरे हिंदुस्तान में एक बंटवारा सा कर दिया है उन्होंने, हिंदुज़्म को फैला के। दरअसल हमारे हिंदुस्तान में जो हिंदूवादी विचारधारा है, वो ये चाहते हैं कि हिंदुत्व की विचारधारा एक आधिकारिक तौर पे स्थापित हो जाए हमारे भारत में। और वो सांप्रदायिक जहर और फैलाने के लिए जगह जगह तमाम तरह के आयोजन कर रहे हैं, चेहरे बदल बदल के। तो इसके खिलाफ भी साहित्यकारों को और लेखकों को कलम उठानी पड़ेगी। और इसकी और एक वजह है जो मैंने पढ़ा है और सुना है, मुझे यहाँ कहने का हक तो है ही और मैं कहूँगा भी, कि हमारे आज़ादी के आंदोलन में जो लड़ाई हम लोगों ने लड़ी थी, वो उसमें राष्ट्रीय चेतना ये थी कि आज़ादी आएगी और हम लोगों के दुख दर्द, गरीबों के दुख दर्द ठीक होंगे, हम सब एक होंगे और हम एक समृद्ध राष्ट्र के तौर पे आगे बढ़ेंगे। वो एक मल्टी क्लास स्ट्रगल था। उसमें सारे लोग शामिल थे, गरीब, अमीर, सारे लोग उसमें शामिल थे। तो वो स्ट्रगल थी, जो वो भावना थी राष्ट्रीय चेतना की, वो भावना चलती रही। और आज़ादी के बाद हमारा विकास है जो दूसरे हाथों में चला गया, मतलब विकास की पूंजीवादी राह वो चला गया और हमारी समस्याएं कमोवेश वही होती चली गई। अब ये दौर आया 1991 का, जब नव उदारवादी नीतियां आई हिंदुस्तान में। दरअसल पर्दे के पीछे जो
असली चेहरा है। जो पुरानी फिल्मों में जैसे लास्ट में आता था विलेन, उसको पहचानने की ज़रूरत है। क्योंकि बड़े साहित्यकारों ने ये कहा है कि लेखक और राइटर या सामाजिक कार्यकर्ता वही बेहतर तरीके से समाज में लागू कर सकता है अपने विचारों को, जो इस राजनीतिक सिनेरियो के पीछे पहचानता हो कि आखिर अंतर संबंध क्या हैं, असली कारण क्या है। तो ये नव उदारवादी जो नीतियाँ आई हिंदुस्तान में, इसमें इससे विदेशी पूंजी भी आई, और इनका एक राष्ट्रवाद अलग है जिसे हम राजनीतिक तौर पर बुर्जुआ राष्ट्रवाद कहते हैं। इस राष्ट्रवाद में राष्ट्रवाद की परिभाषा ही अलग है। ये कहते हैं कि राष्ट्र है जो लोगों से ऊपर है, राष्ट्र ऊपर है, लोग नीचे हैं, उसके लिए कुर्बानी दीजिए, मर जाइए, कोई मतलब नहीं। नंबर 2, इसके बाद राष्ट्र की समृद्धि होनी चाहिए, कैपिटल एक्यूमुलेशन होना चाहिए। जितना कैपिटल एक्यूमुलेशन होगा उतना ही राष्ट्र की समृद्धि करेगा। बहुत बढ़िया। अब ये आएगा कहाँ से? तो बोले फाइनेंस कैपिटल, कि बड़े बड़े उद्योगपतियों से पैसा लो, इकट्ठा करो और इसको आगे बढ़ाओ और उनको सुविधा दो, और इस बीच में कोई अड़ंगा करता है तो उसको बिल्कुल साफ कर दो। जब ये इनका उद्देश्य है तो अंदाज लगाइए, राष्ट्र, वित्तीय पूंजी और राज्य तीनों एक लाइन में आ गए हैं। अब आप मांग करिए वेज बढ़ाने की, तो एक्यूमुलेशन ऑफ मनी है जो राष्ट्र का, वो ख़त्म होगा, तो इनको बाहर निकाल दो, इस आंदोलन को दबा दो। अब आप आदिवासियों की बात करिए, असंगठित क्षेत्र की बात करिए, इनकी बढ़ाने की मांग करिए, तो निजी क्षेत्र नाराज़ होता है कि ये हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं, तो इनको भी दबा दो। तो इस सिनेरियो में कोई आंदोलन आप कर ही नहीं सकते, आप चिल्लाते रहिए, करते रहिए कुछ भी। असली वजह ये है कि ये जो पूंजी आई है, ये सारी समस्याओं की जड़ है। तो लेखकों, पत्रकारों और सारे जो भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, इनको उसी में लौटना पड़ेगा जो हमारा उपनिवेश विरोधी आंदोलन था, राष्ट्रीय आंदोलन। उसी तर्ज पे हमें फिर दोबारा से नई सिरे से लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जिसमें भाईचारा भी होगा, सारी चीज़ें होंगी, जो हमारे ख्वाब हम लोगों ने देखे थे वो होंगे। बिना इसके लड़ाई संभव नहीं है। लगता तो ऐसा है कि बहुत निराश हो गया है पूरा इलाका, सब खामोश हैं, पुलिस जाती कर रही है, लेकिन एक 2 लाइन की कविता है जो ये बहुत हिम्मत बनाती है। ये किसी कवि की है कि निराश लोगों से एक ही सवाल, निराश लोगों से एक ही सवाल, हिमालय बड़ा है या बचेंद्री पाल। ये बहुत बड़ी बात है कि हमें संघर्ष के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। एक चीज़ और, आंतरिक धर्म की आंतरिक आलोचना करने का भी प्रावधान होना चाहिए। अब धर्म की आंतरिक आलोचना मैंने डिटेल में नहीं पढ़ा है, लेकिन मैंने पढ़ा जयशंकर प्रसाद ने कंकाल में ये जिक्र किया है कि धर्म की आंतरिक आलोचना कैसे होनी चाहिए, बहुत संभाल के, और उसका विकल्प क्या है, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें हैं जो अगर दिमाग में रहेंगी तो हमारा जो फ्रीडम और स्पीच है या जो प्रतिवाद है वो ज़्यादा मजबूत होगा। इन्हीं शब्दों के साथ